है और क्या है, तो उसके ऊपर आज मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगी। तो ये जो स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग जो टॉपिक है, ये है CTS कॉस्मेटोलॉजी CTS सिलेबस में ये चैप्टर है। तो उसके ऊपर ही आज ये जो टॉपिक है मेरा, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग एंड स्मूथनिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इस टॉपिक में सब चीजें आता है, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, knowledge of bonds, client consultation, scalp analysis, product knowledge, instant test knowledge and procedure, step by step procedure of straightening, rebonding, smoothing, contractions, contraindications, safety precautions and aftercare या home care। तो ये जो हमारा टॉपिक है आज स्ट्रेटनिंग का, तो उसमें हम ये सारी चीजें हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम, प्लीज म्यूट ऑल पार्टिसिपेंट्स। मैम म्यूट करवा दीजिए। मैम प्लीज अपनी वॉइस भी इंक्रीज कर लीजिए। I hope now the voice is clear. Yes ma'am, we can see this PPT. यस सर, थोड़ा ये ध्यान रखिए, थोड़ा ये आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है। आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कर देता हूँ इसको ठीक। मेरे ख्याल से म्यूट नहीं हुआ सब, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। ओके सर, प्लीज उसका थोड़ा ध्यान रखिए। थैंक यू सर। मैडम कर दिया सबको म्यूट छोड़ के, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मैम। ओके ओके, तो हमारा ये जो टॉपिक है उसके अंदर ये सारी चीजें आ रहा है कि यह क्या है, डेफिनेशन मतलब ये क्या है, ये कैसा हेयर बना हुआ है, इसका बोन्स कैसा है, किस किस तरीके का, फिर क्लाइंट कंसल्टेशन हम कैसे करेंगे, फिर स्काल्प एनालिसिस जो करना है वो कैसे करेंगे, और प्रोडक्ट नॉलेज, कौन कौन सा चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ता है, हमें इसको ध्यान में रखना है। फिर स्ट्रेंथ नॉलेज, मतलब हमें पूरा सर्विस करने से पहले एक स्ट्रेन को लेकर जो टेस्ट करते हैं कि उसका रिजल्ट कैसा आएगा, और उसका क्या प्रोसीजर है, और उसके बाद जो फाइनल स्टेप है जो हम रिबॉन्डिंग करते हैं या स्ट्रेटनिंग करते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या है, फिर ये करने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और किन किन पर हम यह सर्विस नहीं देंगे, किन किन के ऊपर हमें ये करना नहीं है, और कौन कौन सा सावधानियां हमें लेना है, और जब ये सर्विस हम किसी को देंगे तो उसके बाद ये क्लाइंट को क्या आफ्टर केयर या होम केयर लेने की ज़रूरत पड़ता है। तो यह सारे चीज़ हम देखेंगे। तो आगे हम चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन मतलब अभी हमें यह पता करना है, हमारा जो टॉपिक है वो हेयर स्ट्रेटनिंग है। हेयर स्ट्रेटनिंग क्या है, उसके बाद रिबॉन्डिंग है और स्मूथनिंग है। सबसे पहले इसका टर्म्स क्या है उसको हमें समझना पड़ेगा, ताकि आगे हम उसको सही तरीके से कर पाए। तो ये हेयर स्ट्रेटनिंग क्या है उसको पहले देखते हैं। और उसमें देखिए, जो हम हेयर्स को, ये आप लोगों को नाम से ही पता हो गया, स्ट्रेटनिंग, जो स्ट्रेट किया जाता है हेयर्स को, जब हम स्ट्रेट करते हैं उसको स्ट्रेटनिंग बोला जाता है। आम तौर पर हम ऐसे ही बोलते हैं कि किसी के भी बाल, किसी के भी हेयर्स को कर्ली है, वेवी है, उसको सीधा करना है, तो डायरेक्ट हम बोलते हैं हेयर स्ट्रेट करना है या हेयर स्ट्रेटनिंग करना है।
लेकिन यह हेयर स्ट्रेटनिंग जो है ये करने का तरीका अलग अलग है और उससे उसका जो मीनिंग है वो भी थोड़ा अलग अलग है, या उसका इफेक्ट या उसका रिजल्ट जो आएगा वो भी थोड़ा अलग अलग तरीके से हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जो ये स्ट्रेटनिंग है इसको देखते हैं ये क्या है। हेयर स्ट्रेटनिंग ऐसे तो आमतौर पर हम समझ लेते हैं कि जो भी हेयर्स है उसको स्ट्रेट करना वो स्ट्रेटनिंग होता है, और उसके लिए हम कोई भी चीज़ किसी बहुत सारा चीज़ मार्केट में अवेलेबल है हम यूज़ करते हैं। लेकिन हेयर स्ट्रेटनिंग जो है ये एक तरीका है जिसमें हम फ्लैट आयरन, आप लोगों को पता है आयरनिंग करते हैं या प्रेस कॉम्ब है उससे हम हेयर्स को स्ट्रेट करते हैं, ये सारे टेम्पोरेरी होता है। और उसके अलावा हम कभी कुछ क्रीम, लोशन, सीरम, बाम इस तरह से प्रयोग करते हैं जिससे यह हेयर सीधा होता है। लेकिन इसका असर हमें तब तक मिलता है जब तक हम हेयर वॉश नहीं करते। जब भी हम हेयर वॉश कर देते हैं वो हेयर पहले की अवस्था में आ जाता है। इसका मतलब है यह एक टेम्परेरी मेथड है। इस तरीके से जब हम हेयर्स को स्ट्रेट करते हैं ये सारे एक टेम्पररी मेथड है। इसके बाद है हेयर रिबॉन्डिंग। यह हेयर रिबॉन्डिंग क्या है? जो असल में सही मायने में जो हम बोलते हैं कि हेयर स्ट्रेट करते हैं या परमानेंट तरीके से या स्थायी रूप से हम हेयर्स को स्ट्रेट करते हैं उसको हेयर रिबॉन्डिंग बोला जाता है। जबकि हम इसको परमानेंट करने के लिए परमानेंट तरीके से इसको स्ट्रेट करने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं हेयर्स को, उस टाइम हेयर्स में जो बॉन्ड्स है वो बॉन्ड हम तोड़ देते हैं। तो इसको इसीलिए और उसको बाद में उसको कैप उसी अवस्था में हम रख लेते हैं। जैसे भी हम हेयर्स की बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं फिर न्यू बॉन्ड उसमें जो फॉर्म होता है, मतलब स्ट्रेट में हम उसको उसी बॉन्डिंग में रख लेते हैं। उसके लिए हम फिर से न्यूट्रलाइजर का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है हेयर रिबॉन्डिंग। हेयर रिबॉन्डिंग उन हेयर्स के लिए बहुत जरूरी है जिन हेयर्स नेचुरली वेरी कर्ली है, बहुत वेवी है, और जिनको कर्ली हेयर पसंद नहीं है। कर्ली हेयर पसंद नहीं है, अक्सर ऐसा होता है जिनका नेचुरली वेवी या कर्ली हेयर है उनको अपना हेयर्स पसंद नहीं, और उन लोगों को वो लोग ये चाहते हैं कि उन लोगों का हेयर्स स्ट्रेट हो जाए। अगर उनको परमानेंट तरीके से वो हेयर स्ट्रेट करना है तो उनके लिए ये ऑप्शन है हेयर रिबॉन्डिंग। तो ये करने में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा चाहिए और इसमें थोड़ा प्रोसेस भी करना है, और उसमें फ्लैट आयरन का भी प्रयोग करना पड़ता है, मतलब हीट का भी ज़रूरत पड़ता है और केमिकल का भी इसमें प्रयोग करते हैं। और ये लगभग 1 साल तक रहता है, और इसको जो नया हेयर ग्रोथ होता है वो ओरिजिनल शेप में अगर वे भी है वे भी ही वो हेयर्स ग्रोथ होगी, तो वो टच अप करने की जरूरत होता है, मतलब रिटच जिसे हम बोलते हैं। जैसे हम हेयर कलरिंग में टच अप करते हैं सिर्फ रूट में, है ना, तो उसी तरीके से यह हमें जब रिबॉन्डिंग करते हैं इसको भी जब एक बार सर्विस देते हैं नेक्स्ट न्यू हेयर ग्रोथ होगी तो उस टाइम हमें रिटच करना है या टच अप करना है। रूट के पास हमें स्ट्रेट को हेयर को स्ट्रेट करना है। फिर हेयर स्मूथनिंग। हेयर स्मूथनिंग अभी क्या है ये हमने देख लिया। हेयर स्ट्रेटनिंग जो है वो स्ट्रेट होता है लेकिन वो टेम्पोरेरी है। हेयर रिबॉन्डिंग है जो परमानेंट है, जो हम केमिकल के द्वारा उसको परमानेंट कर लेते हैं। और हेयर स्मूथनिंग लगभग इनके तरह ही रिबॉन्डिंग की तरह ही है, लेकिन स्मूथनिंग में जो हमें स्ट्रेट हेयर प्राप्त होगा
जो हेयर्स फ्रीजी है या हेयर्स जो बहुत डाल है, बेजान सा है, उन हेयर्स पे हम स्मूथनिंग करते हैं और यह स्मूथनिंग करने के बाद वो हेयर सीधा दिखता है, स्ट्रेट लुक देता है, लेकिन यह नेचुरल लुक देता है। जैसे रिबॉन्डिंग के बाद हेयर्स बिल्कुल स्ट्रेट लुक देगा, हेयर स्मूथनिंग में इतना आपको स्ट्रेट लुक या जो पोकर लुक बोलते हैं ऐसा आपको नहीं दिखेगा। मतलब वो ज्यादा फ्लैट आपका हेयर नहीं रहेगा, वो नेचुरल खिला खिला सीधा सा आपको हेयर दिखेगा। किसी का हेयर अगर डैमेज है और कई बार हमने उसको प्रोसेस किया है, जैसे पर्मिंग किया है, स्ट्रेटनिंग किया था पहले, या कभी हमने कलर करके रखा है, तो उन हेयर्स पे हमें रिबॉन्डिंग करना नहीं है क्योंकि वो केमिकली डैमेज कर सकता है। लेकिन उनको फिर हेयर स्ट्रेट भी चाहिए, तो बार बार ये स्ट्रेटनिंग फ्लैट आयरन यूज करने से अच्छा है कि उनको हम हेयर स्मूथनिंग करें। हेयर स्मूथनिंग से कई दिनों तक, मतलब 4-5 महीने तक हमें स्मूथ हेयर मिल सकता है और यह इतना फ्लैट लुक नहीं देता। तो मुझे लग रहा है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हेयर स्ट्रेटनिंग क्या है, हेयर रिबॉन्डिंग क्या है और हेयर स्मूथनिंग क्या है। तो इसको मैंने थोड़ा डिफरेंस करके भी रखा है कि आप लोगों को और थोड़ा क्लियर इसके बारे में समझ में आ जाए। तो उसके लिए देखिए ये डिफरेंस, क्या डिफरेंस है स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में। तो स्ट्रेटनिंग में क्या है देखिए, इसमें थर्मल ट्रीटमेंट या केमिकल ट्रीटमेंट, जो हम प्रोडक्ट को भी यूज करते हैं उसमें केमिकल प्रोडक्ट भी रहता है। तो स्ट्रेटनिंग इस तरीके से किया जाता है। और रिबॉन्डिंग में क्या है, ये फुल्ली, ये कंप्लीटली एक केमिकल ट्रीटमेंट है। फिर स्मूथनिंग, फिर ये जो स्मूथनिंग है ये रिबॉन्डिंग से इजी प्रोसेस है और इसमें थर्मल और केमिकल ये दोनों चीज की आवश्यकता पड़ता है। फिर स्ट्रेटनिंग क्या है, टेम्पोरेरी ट्रीटमेंट। रिबॉन्डिंग क्या है, यह एक परमानेंट ट्रीटमेंट जो लगभग 1 साल तक आपके हेयर्स पर रहेगा। और स्मूथनिंग 4 से 5 महीने तक लगभग हमारे हेयर्स में रहता है। फिर स्ट्रेटनिंग क्या, हमारा जो हेयर स्ट्रक्चर है या जो बॉन्डिंग है उसको नहीं तोड़ते हैं, और रिबॉन्डिंग जो है वो हेयर स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, उसका बाउंड्स को तोड़ देते हैं। फिर स्मूथनिंग हेयर्स को स्मूथ सिल्की लुक देता है और इसमें भी बोन्स थोड़ा टूट जाता है, लेकिन उसको फिर फील किया जाता है कि इससे हेयर को नुकसान कम होता है। फिर स्ट्रेटनिंग कम लेस डैमेजिंग हो सकता है और रिबॉन्डिंग में हेयर बाद में डैमेज हो सकता है और स्मूथनिंग भी लेस डैमेज होता है। स्ट्रेटनिंग में जब हम करते थे, स्ट्रेटनिंग के बाद क्या होता है, जो ह्यूमिडिटी है, रेन है, मतलब बारिश हो रहा है या मौसम थी, इसमें क्या होता है हमारे हेयर्स में जो शेप हमने बनाया या जो स्ट्रेट किया वो थोड़ा खराब सा हो जाता है, मतलब इतना स्ट्रेट नहीं रहता है। इसका मतलब उसमें जो ये है बाय द ह्यूमिडिटी, रेन या जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उससे इफेक्ट होता है, लेकिन रिबॉन्डिंग में यह इफेक्ट नहीं पड़ता। और यह भी जो स्मूथिंग किए हुए है वो हेयर में वो एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ता है।
और स्ट्रेटनिंग जो है वो हम घर पे ही कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, उसमें इतना रिस्क नहीं है। और रिबॉन्डिंग जो है वो सैलून में करना है, क्योंकि उसमें रिस्क है और उसमें केमिकल का प्रयोग होता है और यह एक लंबा प्रोसीजर है। स्मूथनिंग यह घर पे किया जा सकता है, लेकिन अगर यह सैलून में करे तो वह ज्यादा सही रहता है। तो यह हेयर स्ट्रेटनिंग जो है, हमारे मन में ये आता है ये कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, कैसे हुआ। तो यह देखिए, उसको हमारे हिस्टोरिकली देखेंगे तो वह क्या होता है, ऐसे लोगों का जिनका हेयर्स कर्ली है, जिनका हेयर्स बहुत कर्ली है। ये एक नेचुरल चीज है कि हमें जिसका जैसा हेयर है उसको ऐसा हेयर पसंद नहीं आता। जैसे जिनको अधिकतर एवरेज, जो किसी को स्ट्रेट हेयर है तो उनको वेवी या कर्ली हेयर पसंद है, और इसी तरीके से जिनका कर्ली हेयर है उनको स्ट्रेट हेयर पसंद है। तो इसी तरीके से यह जो हेयर है, जिनका हेयर बहुत कर्ली है, जैसे इसमें अधिकतर अफ्रीका जो हेयर है तो उसमें हेयर्स को इतना कर्ली है तो उनको ही सबसे पहले स्ट्रेट करने के लिए कोशिश किया गया। और यह एक जो टेक्निक है, यह हम बोल सकते हैं कि 1890 से ये हेयर्स को फ्लैट करना या सीधा करना ये शुरू हुआ, ताकि वो हेयर थोड़ा स्मूथ दिखे, स्ट्रेट दिखे, या उसमें थोड़ा स्लीक अपीयरेंस, थोड़ा शाइन आए उसके लिए। और जो अफ्रीकन हेयर है उसमें ये सबसे पहले हुआ, और वो लोगों को इतना पसंद आया कि धीरे धीरे ये सभी के लिए एक ट्रेंड बन गया। और अभी भी यह स्ट्रेट हेयर अधिकतर लोगों को पसंद है। जिनका हेयर थोड़ा भी वेवी है तो उनको भी यह स्ट्रेट हेयर पसंद होता है, और वह चाहे स्मूथनिंग हो या टेम्पोरेरी स्ट्रेट आयरनिंग ही वो लोग करा लेते हैं, जो एक स्मूथ लुक देता है। और फिर 1950 में यह बहुत पॉपुलर हुआ, और फिर इसी के बाद इसका क्या स्मूथनिंग भी इसका शुरू हुआ, क्योंकि जो स्ट्रेटनिंग हुआ उसमें ये देखा गया कि वो जल्दी से निकल जाता है, वो इतना स्ट्रेट नहीं रहता, कुछ ही दिनों में वो निकल जाता है। तो फिर उसको थोड़ा और परमानेंट किया जा सकता है क्या, और ज़्यादा दिन के लिए इसका टिकाया जा सकता है क्या। तो इसके लिए यह स्मूथनिंग शुरू हुआ, और यह स्मूथनिंग क्या ब्राज़ील में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। तो उसको इसीलिए अभी एक हेयर ट्रीटमेंट है जो केराटिन ट्रीटमेंट भी बोलते हैं या ब्राज़ीलियन ब्लोआउट भी बोलते हैं। तो वह लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर है। यह भी एक हेयर स्ट्रेटनिंग ही है, लेकिन यह करने का थोड़ा सा अलग तरीका है, या जो हेयर पर इसका इफेक्ट आता है वो थोड़ा अलग होता है। हेयर स्ट्रेटनिंग जो है इसको मैंने अभी बोल रही हूँ, लेकिन असल में देखिए हेयर स्ट्रेटनिंग को हम मुख्य रूप से दो भाग में विभाजित कर सकते हैं, जैसे टेम्पोरेरी और परमानेंट। टेम्पोरेरी में आप लोगों को समझ में आ गया, जो हम थर्मल स्टाइलिंग कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज करके हेयर्स को सीधा किया है वो टेम्पोरेरी है, या हमने कोई स्ट्रेटनिंग बाम, क्रीम और लोशन यूज किया, उसको लगाकर हमने आयरनिंग किया या उसको लगाकर छोड़ दिया, कॉम किया, उसके बाद हमारे हेयर सीधा देखने लगा है, वो सब टेम्पोरेरी तरीका है। और परमानेंट जो तरीका है उसको देखिए, हेयर रिबॉन्डिंग, जो अभी हमें बोल रही थी हेयर रिबॉन्डिंग है, ये लगभग हेयर स्ट्रेटनिंग का ही वो केमिकल का क्या हुआ ये तरीका है। उसके साथ साथ इसका और तरीके से किया जाता है, जिसका नाम इस तरीके से भी है, हमें इस तरीके से भी नाम मिलता है, जैसे जापानीज।
फिर थर्मल हेयर रिकंडीशनिंग, यूको, ठीक है। ये सब नाम से भी हमें मिलता है कि ये स्ट्रेटनिंग करना, जापानीज रिबॉन्डिंग करना है, जापानीज हेयर रिकंडीशनिंग करना है या थर्मल रिकंडीशनिंग करना है। इसका मतलब क्या, ये सारे एक परमानेंट तरीका है हेयर स्ट्रेट करने का। या यूको, असल में ये सब जगह लेकर उन लोगों का जो प्रोडक्ट है उसको लेकर जो किया गया, उसको लेकर ये सब नाम अलग अलग हुआ है, लेकिन वो सारा हेयर रिबॉन्डिंग ही है। मतलब उसमें हेयर स्ट्रक्चर को तोड़ दिया जाता है, मतलब हेयर स्ट्रक्चर प्रभावित होता है। फिर हेयर स्मूथनिंग, जैसे अभी मैंने बोली थी, वो हेयर रिबॉन्डिंग की तरह ही है, लेकिन हेयर स्मूथनिंग में थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज होता है, और जिसमें हेयर्स को बिल्कुल फ्लैट लुक नहीं दिया जाता, उसमें नेचुरल लुक आता है, वो हेयर स्मूथनिंग है। और हेयर रिबॉन्डिंग की तरह इतने ज़्यादा दिन तक ये नहीं रहता। फिर केराटिन ब्राजीलियन ट्रीटमेंट, जैसे मैंने अभी बोल ही दिया, ब्राजीलियन केराटिन ट्रीटमेंट या ब्राज़ील में ये हुआ था, तो उसको ब्राजीलियन ट्रीटमेंट भी बोला जाता है, या ब्राजीलियन ब्लोआउट और केराटिन ट्रीटमेंट। यह केराटिन और ब्राजीलियन ट्रीटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है हेयर रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग से, क्योंकि केराटिन और ब्राजीलियन ट्रीटमेंट में ये जो हेयर स्ट्रेट किया जाता है उसमें हेयर का जो स्ट्रक्चर है उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। उसमें जो स्ट्रक्चर है ऐसा सॉल्यूशन, केमिकल सॉल्यूशन होता है, जिससे उसके ऊपर कोटिंग जैसा पड़ता है, और जो उसका बोन्स है उसको इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बीच में जो गैप है, जैसे ऊपर से हमने एक प्रोटेक्टिव लेयर डाल देते हैं, इसलिए उसमें हेयर के ऊपर इफेक्ट कम पड़ता है, और इस वजह से हेयर में इतना प्रॉब्लम नहीं आता। ये सर्विस करने के बाद इतना प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये जो स्ट्रेटनिंग बोल रही हूँ मैं, टेम्पररी मेथड, ये पिक्चर देखने से आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे करते हैं। इसमें दो प्रोडक्ट भी रखा है, जैसे ये लगाया और हेयर पे हमने आयरन किया, या ऐसे ही लगाकर काम करके छोड़ दिया तो हमारा हेयर स्ट्रेट दिखता है। और इसके अलावा यह आप लोगों को पता है, फ्लैट आयरन या आयरन जो हम यूज करते हैं, और इसके बाद हेयर ड्रायर भी एक तरीका है हेयर स्ट्रेट करने का। पहले इसका बहुत यूज होता था कि हेयर स्ट्रेट करने के लिए हम ब्लो ड्राई करते हैं, उसको अच्छे से कॉम्ब करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, तो हमारा हेयर ऐसे सीधा करना होता था। तो उसी तरीके से ये एक कॉम्ब शेप में देखिए, ये प्रेसिंग कॉम्ब भी बोल सकते हैं, या लेकिन ये एक इलेक्ट्रिक ही इक्विपमेंट है। यह इस तरह से हेयर्स को प्रेस करके, इसमें कॉम्ब टीथ की तरह, कॉम्ब की टीथ की तरह है, जो प्रेस करके हेयर को स्ट्रेट किया जाता है, जो यह भी हेयर वॉश के बाद फिर हेयर पहले की तरह हो जाता है। इसी तरह से यह देखिए, ये भी प्रेसिंग कम हम बोल सकते हैं, ये प्रेसिंग कम है, या ये प्रेसिंग कम भी बोल सकते हैं। इसको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, इसको ऑन करके हेयर्स को हम जब कम करते हैं तो हेयर्स हमारा स्ट्रेट हो जाता है। इसी तरह से ये सब प्रोडक्ट है, ये सब लगाने से हमारा हेयर स्ट्रेट हो जाता है, लेकिन बाद में हम जब भी इसको वॉश करेंगे तभी हमारा यह स्ट्रेटनेस खत्म हो जाता है। फिर ये जो है, ये देखिए कर्ली हेयर, इसका लुक है बिफोर आफ्टर। कोई हमने स्ट्रेटनिंग किया, रिबॉन्डिंग किया, स्मूथनिंग किया, या केराटिन ट्रीटमेंट दिया, कोई भी दिया, तो उसमें बाद में लुक ऐसा आता है, जिससे हम जिसके ऊपर हम यह करते हैं उनका पूरा पर्सनैलिटी या उनका लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। किसी का लुक चेंज करने के लिए, किसी का जो नेचुरल हेयर है उसका लुक चेंज करने के लिए, पर्सनैलिटी चेंज करने के लिए,
या जो नेचुरल वे भी है उसको चेंज करने के लिए हम अपने ज़रूरत के हिसाब से, मतलब क्लाइंट के हिसाब से हमें उनको सर्विस देना है, हम ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं। और ये जो हेयर, ये 3 जो प्रोसीजर है, ये 3 प्रोसीजर, उसमें स्मूथनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा कम टाइम के लिए रहता है, जैसे 4 to 6 मंथ्स, कभी 3 मंथ्स भी होता है, कभी फॉर ये एवरेज दिया गया है। उसके बाद ये क्या पहले की तरह ही, पहले की जैसा वेव्स था इसी तरह से ऐसा हो जाता है। और उसके बाद हमें फिर से अगर स्ट्रेट हेयर चाहिए या स्मूथ हेयर चाहिए तो हमें फिर से स्मूथनिंग करना पड़ता है। इसी तरीके से स्ट्रेट हेयर स्ट्रेटनिंग, या स्ट्रेटनिंग मैंने बोल ही दिया है, परमानेंट रिबॉन्डिंग एक जैसा ही है, लेकिन फिर भी इसको अलग से मैंने रखी हूँ। हेयर स्ट्रेटनिंग का 5 to 6 मंथ्स, मतलब जो केमिकल या जो हम क्रीम लोशन जो भी यूज़ करते हैं वो हम जो यूज़ कर रहे हैं उसका जो इफेक्ट है, किसी किसी का उसका स्ट्रॉन्गनेस थोड़ा कम ज़्यादा होता है, तो किसी किसी का ये 5 to 6 मंथ्स रहता है। और जिसको हमने थोड़ा स्ट्रॉन्ग केमिकल लेकर या क्रीम लोशन लेकर किया, ज़्यादा समय के लिए वो टिका रहता है, जो लगभग 1 साल तक रहता है, और जिसको हम रिबॉन्डिंग की नाम से भी बोलते हैं। जब हम यह ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं या किसी को भी हेयर स्ट्रेट करना है, तो उस टाइम हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है। कुछ क्वेश्चन हमारे मन में आता है जो इस तरीके का है। तो ये स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग या रिबॉन्डिंग करना है तो किसके ऊपर करना है, या किसके ऊपर हम कर सकते हैं कि किसी को जिसके ऊपर वो सूट करे या उनके ऊपर ये नुकसान ना हो, तो आइडियल कैंडिडेट कौन से हैं। फिर और ये जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट या सर्विस, तो ये कितना समय लगेगा, यह करने के लिए कितना समय लगेगा। जैसे हम सैलून में काम करते हैं तो हमें यह देखना है क्लाइंट के पास टाइम है या नहीं, कि उनको पास 1 घंटा है, क्योंकि ये सब जो तरीका है जो टेम्परेरी भी हमें हाफ एन आवर, मिनिमम हाफ एन आवर चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आयरनिंग करने के लिए बहुत छोटा छोटा पार्ट करके हेयर को लेना पड़ता है, मतलब सब सेक्शन हमें बहुत पतला पतला लेना पड़ता है। तो ये टाइमिंग कैसा है, फिर कितने दिनों तक ये रहेगा, कितना इसका लास्टिंग कब तक होगा, फिर इसका रिजल्ट कैसा आएगा। फिर अगर किसी ने पहले ब्लीच किया है, हाईलाइट किया है, तो उनके ऊपर हम यह सर्विस दे सकते हैं या नहीं। तो इतना है हमें, ये जो क्वेश्चन है हम इसके ऊपर फिर से डिस्कशन करेंगे। ये जो हमारे मन में ये सब क्वेश्चन आता है कि वह कैसा होगा या उसका किसके ऊपर हमें करना है। तो मुझे लग रहा है इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हेयर टेक्सचर, हेयर टेक्सचर में हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा बताना नहीं है, क्योंकि इसका कई क्लास हो चुका है। आप लोगों ने हेयर टेक्सचर के बारे में बहुत जानकारी लिया ही होगा। हेयर कैसे बना हुआ है, उसमें क्या चीज़ पड़ा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एकदम छोटा करके थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ। तो ये जो हेयर है, आप लोग सभी को पता है, हेयर प्रोटीन नाम की एक केराटिन से बना हुआ है, और ये 95% हेयर्स का क्या है, 95% केराटिन प्रोटीन से ही बना हुआ है। और यह क्या, एमिनो एसिड, यह प्रोटीन क्या है, यह प्रोटीन में एमिनो एसिड रहता है। और यह केराटिन में भी कितने सारे
18 to 23 अमीनो एसिड से ये बना हुआ है, जो सिस्टाइन भी बोला जाता है। और ये थोड़ा सा ये दे दिया कि हेयर्स का ये कंपोजिशन में इतना पार्ट है इसका। जो ये पेप्टाइन बॉन्ड, अभी मैं बॉन्ड पर भी आऊंगी कि हेयर्स की बॉन्ड कैसा है क्या है, लेकिन इसमें थोड़ा ये दे दिया कि ये अमीनो एसिड्स क्या जॉइन होकर पेप्टाइन बॉन्ड बनता है। इसके अलावा जो हेयर स्ट्रक्चर है उसमें आप लोगों को पता होगा कि हेयर्स मेलानिन से बना हुआ है। मेलानिन हेयर्स की कॉर्टेक्स लेयर में होता है। तो उसमें दो चीज़ आप लोगों का, ये हेयर कलरिंग चैप्टर में भी होगा, हेयर कलरिंग में भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ सकता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया कि जो हेयर्स हैं, जो मेलानिन है जिसकी वजह से हमारे हेयर्स की कलर डिपेंड करता है, तो वो क्या इसमें हमारे हेयर स्ट्रक्चर में तो उसका एक पार्ट है ही। इसमें दो तरीके का मेलानिन है। क्या क्या? यू मेलानिन। यू मेलानिन से क्या होता है? ब्राउन ब्लैक, हमारे हेयर कलर जो होता है ब्राउन ब्लैक, यू मेलानिन। और जो ब्लॉन्ड रेड कलर का हेयर्स होता है उसमें फ्यूमेलानिन, मतलब ये फ्यूमेलानिन उसमें ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो हमारे हेयर्स का कंपोजिशन में ये भी एक पार्ट है, या 1% ऑफ हेयर का कंपोजिशन में ये मेलानिन भी है। और अगर किसी का भी यूमेलानिन या फ्यूमेलानिन हमारे हेयर्स में नहीं है तो हमें क्या व्हाइट हेयर या ग्रे हेयर हो जाता है। व्हाइट हेयर या ग्रे हेयर कब होता है? जब यूमेलानिन या फ्यूमेलानिन किसी का भी हमारे हेयर्स में एब्सेंस होता है, मतलब कम हो जाता है या ना के बराबर है, तो हमारे हेयर्स ग्रे हो जाता है। फिर यह स्ट्रक्चर का जो पिक्चर है, यह देखने से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यह आप लोगों को पता है, यह स्किन के अंदर हेयर्स इसका पार्ट है, हेयर रूट, हेयर शाफ्ट। हेयर रूट में सेबेसियस ग्लैंड है, इधर स्वेट ग्लैंड है, यह मैट्रिक्स है, फिर हेयर फॉलिकल है, हेयर पापिला है, ये नर्व है, फिर आर्टरी जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन होता है, फिर वेन है, एडिपोस टिश्यू, ये टिश्यू है, ये देखिए एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। इसी तरीके से यह हेयर जो हमारा कर्ली होता है, वेवी होता है, स्ट्रेट होता है, यह हमें थोड़ा यह हेयर फॉलिकल की वजह से होता है। यह स्ट्रेट है तो इसमें क्या स्ट्रेट हेयर होता है। यह हेयर फॉलिकल थोड़ा तिरछा करके है, थोड़ा टेढ़ा है, तो वो क्या किंकी हेयर है। अब किंकी हेयर क्या है? किंकी हेयर वो है जो हेयर कर्ली ही है लेकिन उसमें स्पाइरल जैसा होता है। जो हेयर्स कर्ली है लेकिन थोड़ा स्पाइरल शेप का है। और इधर देखिए यह थोड़ा जो फॉलिकल शेप है, हेयर फॉलिकल का जो शेप है उसको भी दिया गया है कि हेयर फॉलिकल इस शेप का यह होता है तो हेयर्स ऐसा बन जाता है। कर्ली हेयर, वेरी कर्ली हेयर, जैसे ये देखिए बिल्कुल थोड़ा टेढ़ा सा बिल्कुल डायगोनल फॉर्म में है और यह जाकर यह क्या कर्ली हेयर बन जाता है। अगर हमारा फॉलिकल ऐसा है, नेचुरली हमारा हेयर ऐसा पैटर्न ले लेता है, या बोल सकते हैं कि वो ऐसा बन जाता है, नेचुरल फॉर्म है। हेयर शाफ्ट का ये भी आप लोगों को पता है ना? क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला, ये भी आप लोगों को पता है। ये सब भी डिस्कशन हुआ है कई बार।
तो यो हेयर शाफ्ट जो स्किन के ऊपर वाला पार्ट है वो यह है, और हम जब भी ये केमिकल सर्विस कर रहे हैं तो क्या हम हेयर शाफ्ट पर ही काम कर रहे हैं, हेयर शाफ्ट पर ही केमिकल के द्वारा हम काम कर रहे हैं, हेयर बॉन्डिंग के ऊपर काम करते हैं और हेयर स्टाइलिंग भी करते हैं। जो फिजिकल एक्शन होता है उसमें भी हम हेयर शाफ्ट पर ही करते हैं। इसके साथ साथ ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जो हमारा ह्यूमन हेयर है वो दो तरीके का है, एक है वेलास हेयर और एक है टर्मिनल हेयर। ये दो तरीके का हेयर है, क्या क्या, वेलास हेयर और टर्मिनल हेयर। तो ये वेलस हेयर कौन सा है? वेलस हेयर वो है जो हमारे बॉडी पर है, फाइन है और थोड़ा पतला सा स्मूथ सा है। बॉडी हेयर जो है उसको बोलते हैं वेलस हेयर, और टर्मिनल हेयर जो ठीक जो मोटा होता है, तो मोटा सा हेयर जो हमारे स्काल्प पे होता है वो क्या है? टर्मिनल हेयर। तो यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और हम जो अभी हेयर स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग का काम करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? स्काल्प हेयर के ऊपर ही करते हैं। फिर वो हेयर जो हम काम करते हैं वो हेयर शाफ्ट जो है ये क्रिटिकल कॉर्टेक्स मेडुला। आप लोगों को पता है जब हम केमिकल यूज करते हैं वो अधिकतर कौन सी लेयर में काम करते हैं? वो क्या है? वो कॉर्टेक्स लेयर, जो बीज का हिस्सा, बीज का मतलब सेंटर नहीं, लेकिन क्यूटिकल को छोड़कर दूसरा लेयर जो है इधर पिक्चर में है वो क्या? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स लेयर पर हम काम करते हैं। कोई भी हेयर कलरिंग कर रहे हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, हेयर पार्मिंग कर रहे हैं तो हम कॉर्टेक्स लेवल पर काम करते हैं। तो वो कॉर्टेक्स लेयर पे जो ढेर सारा बॉन्डिंग है वो इस तरीके से बना होता है, वो चेन की तरह है, वो बॉन्डिंग इस तरह से बना हुआ है और इस तरह से ऊपर की तरह इस तरह से बढ़ता हुआ हेयर के साथ साथ भी ये बॉन्डिंग बना हुआ रहता है। फिर मेलानोसाइट्स, ये देखिए मेलानोसाइट्स कहाँ है? मेलानोसाइट डर्मल पेपिला है, हमने पहले भी बात किया था इसके ऊपर। केराटिनाइजेशन में कनेक्टिव टिश्यू है, ये वाला लेयर जो है ये कॉर्टेक्स लेयर, इसके ऊपर हम काम करते हैं। फिर हेयर टेक्सचर पता है, फाइन मीडियम, ठीक है ना? फाइन जो बहुत ज्यादा पतला वो वेरी फाइन बोलते हैं, मीडियम ठीक। ये सब बातें हमें कोई भी हेयर ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं या केमिकल ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं तो यह हेयर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होना चाहिए कि कैसे हेयर पर किसका कौन सा लोशन का क्रीम का कैसा इफेक्ट आएगा। इस वजह से हमें यह पता होना चाहिए। ये अलग अलग हेयर टेक्सचर है, इसमें देखने से भी फाइन, मीडियम, कोर्स या थिक हेयर, इसमें ये थोड़ा काला चेंज है लेकिन इसमें भी वो टेक्सचर ही दिया गया है। वो टेक्सचर मतलब क्या? वो डायमीटर। फिर इलास्टिसिटी, हेयर में इलास्टिसिटी है कि नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, उसको हमें हमेशा कोई भी सर्विस देने से पहले चेक करना है, क्योंकि हमारे हेयर जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तभी हम केमिकल सर्विस दे सकते हैं, नहीं तो हेयर डैमेज होने का या हेयर टूटने का चांस रहता है। तो इलास्टिसिटी टेस्ट भी आप लोगों को पता है, इस तरह से चेक करना होता है, बीच में पकड़कर इसको खींचना है। फिर हेयर डेंसिटी, हेयर कैसा है, यह भी एक विशेषता है हेयर की, इसको भी हमें पता होना चाहिए। जब हम ये डेंसिटी पता होने से या उसके साथ साथ लेंथ भी ये पता होने से हमें आगे उस ट्रीटमेंट में कितना हमें लोशन चाहिए, क्रीम चाहिए, तो या ज़्यादा उनका हेयर्स की मात्रा ज़्यादा है कम है, ये सब बहुत कुछ ये डेंसिटी देखकर हम पता कर सकते हैं। पोरोसिटी भी आप लोगों को पता है, और पोरोसिटी में क्या, वो क्रीम लोशन क्वांटिटी कितना लगेगा, कम लगेगा,
तो हमारे पास वो प्रोडक्ट पहले से है या नहीं, इसको भी हम पता कर सकते हैं। अगर आप लोग को पोरोसिटी का आपने ध्यान रखा या क्लाइंट कंसल्टेशन के टाइम आपने यह चेक कर लिया। और रेजिस्टेंट हेयर कौन सा है, क्योंकि रेजिस्टेंट हेयर पर हमें ट्रीटमेंट करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो क्या उसमें पोरोसिटी कम होता है। तो ये सब बातों को हमें पता होना चाहिए ताकि हम आगे सर्विस ठीक से दे पाए। और रेजिस्टेंट हेयर मतलब उसके लिए अलग से कुछ स्ट्रॉन्ग केमिकल आता है। हर कंपनी ने अपना प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से रखा है, उसको उसके अकॉर्डिंग हमें उसको लेकर प्रयोग करना चाहिए। हेयर ग्रोथ साइकिल भी आप लोगों को पता है, एनाजन, कटाजन, टेलोजन, इसके ऊपर भी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी। वो जो ग्रोथ साइकिल है, हेयर तो ऐसे झड़ जाता ही है। जब ज़्यादा हेयर झड़ जाता है तो हमें टेंशन होता है, और लेकिन 100 तक, 60 से 100 तक हेयर हमारा झड़ रहा है तो हमें कुछ टेंशन लेना नहीं है। और ये 3 साइकिल है, एनाजन, कैटाजन, टेलोजन। एनाजन, कैटाजन और टेलोजन, इसके बाद भी कभी और एक स्टेज है लाइफ साइकिल का। कभी आप लोग कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये कभी स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं एक्सोजन क्या है। एक्सोजन भी ये हेयर ग्रोथ साइकिल का ही एक पार्ट है। जैसे एनाजन, कैटाजन और टेलोजन, टेलोजन में जो है हेयर झड़ जाता है, ये झड़ने का जो स्टेज है उसी को और एक्सोजन करके बोला जाता है, या शेडिंग फेज। जैसे टेलोजन रेस्टिंग फेज, इसी तरीके से एक्सोजन क्या है, शेडिंग फेज, शेडिंग फेज एक्सोजन। और ये 3 स्टेज आप लोगों को पता है। फिर नॉलेज ऑफ बोन्स, हेयर जो बोन है, तो हेयर बोन्स के ऊपर हमें थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि हम जो केमिकल यूज़ करने जा रहे हैं, या हम जब भी ये रिबॉन्डिंग करेंगे किसी के हेयर्स में, या हेयर कलरिंग करने जा रहे हैं, हम कभी हेयर पार्मिंग करने जा रहे हैं, उस टाइम हमें क्या इसका जो बॉन्डिंग है, इसका जो नेचुरल स्ट्रक्चर है हेयर्स का, उसको हम चेंज कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, फिर उसको न्यू फॉर्म में रीशेप देते हैं। तो उस तरह से उसको हम परमानेंट करते हैं। इस वजह से यह बोन्स के बारे में थोड़ा हमें पता होना चाहिए। जैसे आप लोगों को पता है कि हेयर केराटिन से बना है। केराटिन एक प्रोटीन है, और यह प्रोटीन केराटिन से बना है। तो केराटिन जो है यह हमारे नेल्स पर भी है, और यह प्रोटीन एमिनो एसिड से बना हुआ रहता है। और यह हेयर में जो प्रोटीन केराटिन है उसमें और ढेर सारा डजन्स ऑफ, जैसे 18 to 23 अमीनो एसिड्स जो है वह एमिनो एसिड्स उसमें रहता है। तो इससे हमारा हेयर बना हुआ है। और वह एमिनो एसिड जो है तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ रहता है, जिसको हम बॉन्डिंग या बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्डिंग या बॉन्ड, जिससे यह जुड़ा हुआ रहता है एक दूसरे के साथ। तो और इस तरह से अलग अलग इसका शेप होता है, अलग तरीके से बना हुआ है। इधर मैंने एक पिक्चर रखा है, यह हेयर है, हेयर का ही ये बॉन्डिंग है, किस तरीके से यह कॉइल की तरह किस तरीके से बना हुआ है। तो थोड़ा सा हम पता करेंगे कि इसमें क्या क्या बॉन्डिंग होता है हेयर्स में। सबसे पहले जो हेयर्स में बॉन्डिंग है वो है पेप्टाइन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, जब 2 एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जोड़ जाता है, जो हेयर फॉलिकल में ही शुरू हो जाता है, हेयर ग्रोथ हुआ है तो उसके साथ हेयर में वो अमीनो एसिड जो है एक दूसरे के साथ जोड़ जाता है, और इससे एक
बॉन्ड बन जाता है, यह एक बॉन्ड बन जाता है, या इसको एक जोड़ बन जाता है, जोड़ना। तो इसमें इसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, और वो एक नहीं, एक के साथ एक, एक के साथ एक, इस तरह से बनता है। ये पहले दो से एक जोड़ जाता है जो, तो उसमें जब यह बनता है तब क्या होता है उस काम में, क्या उसमें से थोड़ा सा पानी, इसमें जो बॉन्डिंग है उसमें पानी निकल जाता है, वो हम लॉस्ट होता है। और उसके बाद ये डिहाइड्रेटेड, पानी निकलने का मतलब है यह डिहाइड्रेटेड होता है और यह केराटिनाइज्ड होता है, मतलब यह थोड़ा हार्ड बन जाता है। तो ये था पेप्टाइड बॉन्ड। इसके बाद पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पॉली मीन्स मेनी, इसका मतलब यह जो है आगे यह चेन की तरह आगे बढ़ता रहता है। ये जो एमिनो एसिड्स का बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ जोड़ना शुरू हो जाता है, और वो जो पेप्टाइड, अभी जो पेप्टाइड बॉन्ड बना उसके बाद वो लंबाई में और आगे बढ़ता जाता रहता है, वो एक चेन की तरह इस तरह से बनता जाता है, और इसको नया नया न्यू चेन्स बनकर आगे, मतलब हेयर जैसे बढ़ता जाता है, हेयर्स के अंदर ये बॉन्डिंग भी बढ़ता जाता है। और जो पेप्टाइड बॉन्ड और ज़्यादा एक दूसरे के साथ जोड़कर बन जाता है, वो है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को और क्या क्या नाम से जाना जाता है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो आगे का ये है वो पॉलीपेप्टाइड, जो ये चेन है, जो वो बॉन्डिंग शुरू हुआ पेप्टाइड बॉन्ड से पॉलीपेप्टाइड, और उसके बाद आगे बढ़ता गया, उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड अभी शुरू हो जाता है। इसको सिस्टाइन बॉन्ड, सल्फर बॉन्ड या एस बॉन्ड भी बोला जाता है। और इसको जैसे एटॉम है जो कोई एलिमेंट्स का, तो ये एक दूसरे, सल्फर का जो एटॉम है तो वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन में एक दूसरे के साथ जोड़ जाता है, और जोड़कर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। और यह जो एमिनो एसिड है सिस्टाइन, तो वो सिस्टाइन फॉर्म में आ जाता है ये बॉन्ड, तो इसीलिए इसको सिस्टाइन बॉन्ड भी बोला जाता है। और यह जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको हम जल्दी नहीं तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ने के लिए हमें केमिकल का प्रयोग करना पड़ता है। इधर ये पिक्चर में है जो ये कर्टेक्स में ये होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग डाइसल्फाइड बॉन्ड भी इसको बोला जाता है, क्योंकि एक सल्फर बॉन्ड से दूसरा सल्फर बॉन्ड इसमें जोड़ जाता है। तो यह करने के लिए हमें इसको तोड़कर उसको न्यू फॉर्म में लाकर उसके ऊपर कैपिंग किया जाता है, या गैपिंग बोल सकते हैं, उसको फिल करके उसको न्यू शेप में रखा जाता है। तो वह हेयर एक न्यू शेप मिलता है, जो हम हेयर डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिसको हम हेयर स्ट्रेटनिंग में तोड़कर इसको न्यू शेप देते हैं। और एक बार अगर हमने इसको तोड़कर बना लिया, स्ट्रेट कर लिया, उसके बाद फिर से इसको नहीं तोड़ सकते, क्योंकि यह बहुत स्ट्रांग है। अगर इसको तोड़ने के लिए फिर से हम कोशिश करेंगे, फिर से हम इसके ऊपर केमिकल यूज करेंगे, तो क्या होगा, हेयर डैमेज हो जाएगा। तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, और आप लोगों की को भी ये ध्यान में रखना है। कभी जब भी हम कोई केमिकल का प्रयोग करते हैं या न्यू फॉर्म जिसमें देना होता है, तो उसमें हम डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ते हैं या डाइसल्फाइड बॉन्ड के ऊपर हम काम करते हैं। ये आप लोगों के कभी क्वेश्चन में भी आता है एग्जाम में, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटम्स है, एटम्स मतलब जो छोटा छोटा बहुत छोटा मॉलिक्यूल्स है, तो उसको ये क्या है, प्रोटीन चेन में एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ रहता है, और
हेयर का जो स्ट्रेंथ मिलता है या हमारा जो हेयर स्ट्रांग होता है या हेयर जो इलास्टिसिटी हेयर का बनता है, क्या वो यह हाइड्रोजन बॉन्ड की से ही बहुत कुछ निर्भर करता है। इसके ऊपर डिपेंड करके उसका इलास्टिसिटी बनता है। और यह हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसको हम जल्दी ही तोड़ सकते हैं, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। हम कभी भी टेम्पोररी हेयर स्टाइल कर रहा है या टेम्पोररीली हेयर्स को जो बॉन्डिंग तोड़ा, जैसे हमने आयरनिंग यूज़ किया तो उसमें भी यह हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है। लेकिन हमने जब उसको वॉश करते हैं फिर वो पहले की तरह हो जाता है। जब हेयर सूख जाता है वो पहले की शेप में आ जाता है और वो पानी से या कोई हीट प्रोडक्ट करके वो बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। फिर है सॉल्ट बॉन्ड। ये सॉल्ट बॉन्ड है, ये भी है कॉर्टेक्स लेयर में, इसका ये भी है। और ये जो सॉल्ट बॉन्ड है यह हेयर का जो 1/3 ऑफ हेयर का स्ट्रेंथ इसकी वजह से होता है। और अगर हमने पीएच चेंज कर दिया, जो हमने जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट अगर पीएच 5.5 और उससे ऊपर हुआ, अगर वो हम हेयर्स पर अप्लाई किया तो वो हेयर का जो बॉन्डिंग है वो टूट जाता है। तो हम कोई भी काम उनके ऊपर हेयर्स के ऊपर कर सकते हैं। और जो इससे जो हेयर्स का बॉन्डिंग है या हेयर का जो मॉइस्चर है उसको बैलेंस करने में यह हम फिर से एडजस्ट कर सकते हैं। और यह बंद कब होता है, जब यह पॉजिटिव एंड इसका पॉजिटिव साइड जब नेगेटिव साइड का एमिनो एसिड से जॉइंट होता है तब वह सॉल्ट बॉन्ड बनता है। फिर शुगर बॉन्ड, ये शुगर बॉन्ड है जो इसको पॉलीस्टर बॉन्ड भी बोला जाता है। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन के उसमें लिंक के बीच में ये बन जाता है। और यह दो एमिनो एसिड्स जब अलग अलग प्रोटीन चेन का जो दो अमीनो एसिड्स है उसमें ये जोड़ जाता है तब फिर यह शुगर बॉन्ड बन जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये याद रहा होगा नॉलेज ऑफ बॉन्ड्स क्या क्या बॉन्ड्स है। पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्ट बॉन्ड और शुगर बॉन्ड। इसके बाद है क्लाइंट कंसल्टेशन। क्लाइंट कंसल्टेशन क्या है ये आप लोगों को पता ही है। कोई भी सर्विस देने से पहले हमें क्लाइंट के साथ कंसल्ट करना है कि क्लाइंट को कैसा क्या चाहिए, उनको क्या उपचार करवाना है या स्टाइल बनाना है, इसका उसका फिनिशिंग रिजल्ट कैसा उनको चाहिए। तो वो हमें हमेशा क्लाइंट के साथ डिस्कस करना है। इसके अलावा यह क्लाइंट कंसल्टेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके कोई प्रॉब्लम है, कोई पहले कुछ सर्विस उन्होंने लिया हुआ है, उनमें कुछ प्रॉब्लम है जैसा एलर्जी का प्रॉब्लम है, ये सब बातें, या उनका स्कैल्प और हेयर एनालिसिस, सब कुछ ये क्लाइंट कंसल्टेशन स्टेज पर ही होता है। तो इसीलिए हमें इस टाइम क्या क्या ध्यान देना है, यह सब जो आप लोगों ने अभी देखे कि क्लाइंट का कैसे स्टाइल करते हैं, उनका हेयर स्कैल्प एनालिसिस करना है, अभी का उनका स्टाइल कैसा है, फिर केमिकल सर्विस उनको कैसा चाहिए, फिनिश लुक कैसा चाहिए, क्या उनको ज़रूरत है। फिर उसके बाद हमें केमिकल सर्विस रिकॉर्ड कार्ड या क्लाइंट का रिकॉर्ड कार्ड हमें फिल करना है और उनसे कंसेंट फॉर्म या क्लाइंट रिलीज फॉर्म जो केमिकल सर्विस से पहले दे लेना या उनसे साइन लेना बहुत आवश्यक है। उनका हेयर कंडीशन कैसा है ये सब हमें डिस्कशन करना है और उनको कैसा लुक चाहिए और वो सब जैसा मैंने अभी पहले बोली थी, ये क्वेश्चन के ऊपर फिर हम डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सारी बात
यह क्लाइंट कंसल्टेशन स्टेज पर ही क्लियर होता है। तो यह हम कल भी ये क्लास कंटिन्यू करेंगे। मुझे लग रहा है आज और टाइम नहीं होगा हमारे पास, तो आज जो मैंने आप लोगों के साथ वो किया, तो थोड़ा मैं इसको रिपीट कर देती हूँ एक बार फिर से। स्लाइड आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है हमारा टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ा है। उसके बाद हेयर स्ट्रेटनिंग क्या है, हेयर रिबॉन्डिंग क्या है, हेयर स्मूथनिंग क्या है। इसके बाद इसका डिफरेंस, इसके बाद वो किस तरीके का है, टेम्पोररी, परमानेंट। फिर टेम्पोररी तरीके के लिए स्ट्रेटनिंग करने के लिए हम कौन कौन सा चीज़ों का प्रयोग करते हैं। फिर यह कैसा लुक हमें देता है या कौन सी हेयर पे हमें करना है और इसका इफेक्ट कब तक रहेगा। फिर हेयर का स्ट्रक्चर, हेयर कैसे बना हुआ है, हेयर का जो पूरा एनाटॉमी क्या है कि हेयर शाफ्ट में क्या है, हेयर रूट में क्या है, ये आप लोगों ने देखा। फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसे हमें क्यों पता होना है। टेक्सचर, इलास्टिसिटी, डेंसिटी, पोरोसिटी, हेयर ग्रोथ साइकिल और हेयर बोन्स, पेप्टाइड बोन, पॉलीपेप्टाइड बोन, डाइसल्फाइड बोन और हाइड्रोजन बोन, फिर सॉल्ट बोन और शुगर बोन। क्लाइंट कंसल्टेशन, तो आज हमारा यहाँ तक हुआ। आगे का जो हमारा बचा कि आगे हम स्काल्प एनालिसिस करेंगे या प्रिलिमिनरी स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये करेंगे और क्या क्या सर्टिफिकेशंस लेंगे, तो कल हम डिस्कशन करेंगे। और अगर आप लोगों का कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिखिए। अभी टाइम शायद नहीं होगा, लेकिन कल हम उसके ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे कि जिसका जो क्वेरीज है प्लीज़ आप लोग मुझे इसके चैप्टर से रिलेटेड आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिखिएगा और मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। Thank you, madam. Time up. So can I end this meeting? 1 मिनट। Okay, okay. ये एक पूछा है मैडम, स्मूथनिंग घर पर कैसे करें। स्मूथनिंग घर पे कैसे करें, आप लोगों ने अभी देखा। स्मूथनिंग असल में वो भी एक केमिकल प्रक्रिया है। उसके लिए हमें मार्केट में क्रीम या लोशन मिलता है, तो वो सब हमें लाकर घर पे करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप कॉस्मेटोलॉजी का स्टूडेंट हो तो क्लास में आप करोगे, और अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और कहीं किसी के साथ आप ले सकते हो, या क्लास में ही कई बार आप लोग एक दूसरे को करो या प्रैक्टिस करो, तो उसको एक्सपीरियंस होने के बाद आप लोग उसको अच्छे से घर पे भी कर पाएंगे। इसके लिए आपको सैलून में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, थैंक यू आज के लिए सभी को। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और आप लोग प्लीज़ कल भी इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, कि ताकि वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए।